सर्दी की एक ठंडी सुबह धुंध से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव जहां ना बच्चों की आवाजें हैं न जानवरों की। सिर्फ ठंडी सुनसानी सी हवा चल रही है। एक पुराने टूटे हुए घर के अंदर एक माँ जमीन पर बैठी है, अपनी गोद में अपने बच्चे को संभाले हुए। वो बच्चा रो नहीं रहा क्योंकि अब उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ की तरफ देखता है जैसे एक निवाले की उम्मीद में। माँ उसे अपने से जोर से लगाती है, उसके बाल सहलाती है, लेकिन उसके पास देने को ना तो रोटी है ना दूध, सिर्फ आंसू। फिर अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो उस घर में सिर्फ सन्नाटा होता है, ना बच्चे की सांस ना माँ की आवाज, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक माँ और एक बच्चे की नहीं है दोस्तों, ये दास्तान है आइलैंड की, जहाँ उस वक्त ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों मंजर रोज पैदा हो रहे थे। गाँव के गाँव खाली हो गए थे, घर वीरान हो चुके थे और सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी होती थी। लोग भूख से इतने मजबूर हो चुके थे कि जिंदा रहना एक अजाब बन गया था और मौत जिंदगी से ज्यादा आसान लगने लगी थी। आज जब आप इसी हरे भरे जजीरे को देखते हैं, हरी घास, पुराने कैसल्स और समुंदर की ठंडी हवा के साथ, ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। लेकिन इसी जमीन ने कभी इंसानी तारीख का सबसे दर्दनाक दौर देखा था। लेकिन इस कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा अभी आना बाकी है, वो वक्त जब यह खूबसूरत जजीरा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब कैसे हुआ, तो चलिए वक्त के पहिए को घुमाते हैं और चलते हैं 5000 साल पहले, जहां से इस पुरअसरार जजीरे की असल कहानी शुरू होती है। आइलैंड की सबसे पुरानी तारीख उस वक्त शुरू होती है जब दुनिया भर से बर्फ पिघल रही थी। तकरीबन 10,000 साल पहले पहली बार इंसानों ने इस जजीरे पर कदम रखा। उस दौर में पूरा आइलैंड एक घना जंगल था। लोग शिकार करते और मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। फिर वक्त गुजरा, खेती बाड़ी शुरू हुई और छोटे छोटे गांव बसने लगे। लेकिन आयरलैंड ये पुराने लोग सिर्फ किसान नहीं थे, उन्होंने ऐसी निशानियां और इमारतें बनाई जो आज भी अकल को दंग कर देती हैं। इनमें से सबसे मशहूर है न्यू ग्रंज। ये पत्थरों से बना एक अजीमो शान मकबरा है जो आज से 5000 साल पहले बनाया गया था। हैरत की बात तो यह है दोस्तों कि ये मिस्र के पिरामिड से भी पुराना है। हर साल के सबसे छोटे दिन यानी सर्दियों की उस खास सुबह सूरज की पहली किरण सीधा इस मकबरे के अंदर जाती और एक अंधेरी कोठरी को रोशन कर देती। इसका मतलब ये है कि 5000 साल पहले भी यहाँ के लोग सितारों और सूरज की चाल को खूब समझते थे। लेकिन आयरलैंड की असली पहचान तब बनी जब यहाँ सैंड्स कबीले आए। तकरीबन 500 कबल मसीह में यूरोप से सेल्टिक कबीले हिजरत करके आयरलैंड आए। ये लोग सिर्फ निडर जंगजू नहीं थे बल्कि दास्तान गो भी थे। इनकी अपनी एक जुबान थी जिसे जैलिक कहा जाता था। इनका रहना सहना शायरी, मौसीकी और पुरअसरार कहानियों से भरा हुआ था। उस दौर में आइलैंड कोई एक मुतहदा मुल्क नहीं था, यानी दर्जनों छोटी छोटी रियासतें थी। हर कबीले का अपना एक अलग बादशाह होता था और कभी कभी इन सब के ऊपर एक आला बादशाह यानी हाई किंग ऑफ आइलैंड भी चुना जाता था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जब रोमन एम्पायर पूरे यूरोप को फतह कर रहा था तब भी आइलैंड उनके कब्जे में कभी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आयरलैंड ने अपनी पहचान और अपनी आज़ादी को बहुत अरसे तक महफूज रखा। और फिर आयरलैंड की तारीख में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 5वीं सदी में एक शख्स दावत व तबलीग के लिए आयरलैंड आया। उसका नाम था सेंट पैट्रिक। पुरानी कहानियों के मुताबिक उसने पूरे आयरलैंड में क्रिश्चियनिटी को फैलाया और देखते ही देखते इस जजीरे का मजहब बदल गया। इसके बाद आयरलैंड इबादत गाहों और तालीम का सबसे बड़ा मरकज बन गया। उस पुराने दौर में जब पूरे यूरोप में जहालत का अंधेरा था और इल्म खत्म हो रहा था, तब आयरलैंड के ये लोग पुरानी किताबों की नकल कर रहे थे और सदियों पुराने मालूमात को मिटने से बचा रहे थे। इसी वजह से आयरलैंड को एक नया नाम मिला, लैंड ऑफ सेंट्स एंड स्कॉलर्स, यानी वलियों और आलमों की सरजमीन। लेकिन दोस्तों अमनो अमान का ये दौर ज्यादा देर तक ना चल सका क्योंकि समंदर की लहरों पर एक नया खौफनाक खतरा नजर आ रहा था। 8वीं सदी के आखिर में स्कैंडिनेविया से वाइकिंग्स आइलैंड पहुंचे। उनकी कश्तियां अचानक समंदर से निकलती और साहली गांव पर टूट पड़ती। उनका सबसे बड़ा निशाना यहाँ की इबादत गाहें होती थी क्योंकि वहाँ सोना और बेशकीमत खजाना रखा हुआ होता था। 795 AD में पहला बड़ा हमला रिकॉर्ड हुआ और फिर ये हमले रोज का मामूल बन गए। लोगों के लिए ये वक्त खौफ और दहशत का था। लेकिन तारीख का रुख देखिए दोस्तों, धीरे धीरे ये हमलावर यहीं बसने लगे। उन्होंने नए शहर आबाद किए, डुप्लिन, वाटरफॉल और लिमेरिक। ये शहर जो आज आयरलैंड के बड़े
मरकज हैं। दरअसल इन्हें वाइकिंग्स ने बसाया था, लेकिन आयरलैंड के बादशाहों ने इनके खिलाफ हिम्मत दिखाई और एक लंबी जंग शुरू हुई। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ एक फैसलाकुन मोड़ पर लाकर खड़ा किया। बैटल ऑफ क्लॉन्टेरव 1014। इस मार्के में आयरलैंड के बादशाह ब्रायन बोरो ने वाइकिंग्स की ताकत को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आयरलैंड ने सोचा कि अब सुकून का सांस मिलेगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि असल मुश्किल वक्त तो अभी आने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि वाइकिंग्स आयरलैंड का सबसे बड़ा मसला था, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि अब पर्दा उठने वाला है उस ताकत से जो अगले 800 साल तक आयरलैंड की तकदीर को अपनी मुट्ठी में दबाए रखेगी। ये वो वक्त था जब आयरलैंड की आज़ादी पर पहली बार एक ऐसी कड़ी चोट लगने वाली थी जिसका निशान सदियों तक बाकी रहने वाला। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है ब्रिटिश हुकूमत की वो दास्तान जिसने आयरलैंड को खून और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया। एक ऐसी जंग जो कभी तलवार से लड़ी गई तो कभी कलम से। लेकिन सवाल यह है कि छोटा सा जजीरा इतनी बड़ी सल्तनत के सामने इतने साल तक कैसे खड़ा रहा। 1169 में एंग्लो नॉर्मैन जंगी आयरलैंड पहुंचे। शुरुआत में वो एक मुकामी बादशाह की मदद के लिए आए थे, लेकिन जल्द ही उनका इरादा बदल गया और उन्होंने आयरलैंड की जमीन पर हमेशा के लिए कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के बादशाह हेनरी II ने ऐलान कर दिया कि अब आयरलैंड उसकी सल्तनत का हिस्सा है। धीरे धीरे हर तरफ उनका असर बढ़ने लगा। उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए, लोकल लोगों की जमीनें छीन ली और आयरलैंड के पुराने हुक्मरानों की ताकत खत्म कर दी। फिर 16वीं और 17वीं सदी में इंग्लैंड ने एक नई और खतरनाक चाल चली, जिसे प्लांटेशंस कहा गया। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से नए लोगों को लाकर आयरलैंड की जमीनों पर बसाया जाए और वो लोग जो सदियों से यहाँ पर रह रहे थे उन्हें उनके अपने ही घरों से निकाल दिया जाए। यहाँ से आयरलैंड में उस मजहब की जंग की बुनियाद पड़ी जिसने इस खूबसूरत जजीरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। और फिर शुरू हुआ तारीख का वो सबसे काला सबक जिसने आयरलैंड को मौत का मंजर बना दिया। 1845 में आयरलैंड की सबसे अहम खेती आलूओं की थी। गरीब घराने सिर्फ इसी पर गुजारा करते थे, लेकिन अचानक फसल में एक ऐसी बीमारी आई जिसने पूरी खेती को तबाह करके रख दिया। और फिर शुरू हुआ द ग्रेट फेमाइन, यानी अजीम कहर। 1845 से 1852 के दरमियान भूख और बीमारी से तकरीबन 10 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और लाखों लोग मजबूरन अपना घर बार छोड़कर अमेरिका की तरफ चले गए। गांव के गांव खाली हो गए, खानदान बिखर गए और आयरलैंड की आबादी बहुत तेजी से गिरने लगी। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि जब आयरलैंड के लोग भूख से मर रहे थे, उस वक्त भी ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से अनाज और खाना बाहर के मुल्कों में भेज रही थी। इसी वजह से आयरिश लोगों के दिलों में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आग लग गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि आज़ादी के बगैर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और फिर शुरू हुई वो आखिरी जंग जिसने आयरलैंड की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। 1916 में ईस्टर का दिन था। डुप्लन के शहर में अचानक एक बड़ी बगावत फूट पड़ी। तारीख में इसे ईस्टर राइजिंग के नाम से याद किया जाता है। इन आज़ादी के मतवालों ने ऐलान कर दिया कि अब आयरलैंड एक आज़ाद मुल्क। ब्रिटिश फौज ने इस बगावत को सख्ती से कुचल दिया और उनके सारे रहनुमाओं को फांसी दे दी। लेकिन यहाँ ब्रिटिश हुकूमत से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। फांसी की खबर सुनकर लोग डरने की बजाय और ज्यादा गुस्से में आ गए। उनका खून खौलने लगा और फिर 1980 में शुरू हुई आयरलैंड की आज़ादी की वो असली जंग। ये एक ऐसी जंग थी जो छुप कर लड़ी जा रही थी। माइकल कॉलिंस जैसे नए और निडर लीडर्स ने अंग्रेजों के खुफिया निज़ाम को हिला कर रख दिया था। आखिरकार 1921 में एक मुआहिदा हुआ। आयरलैंड का ज्यादातर हिस्सा आज़ाद हो गया, लेकिन यह खूबसूरत जजीरा 2 हिस्सों में बट गया। नॉर्दर्न आयरलैंड अब भी यूके का हिस्सा रहा, जबकि बाकी आइलैंड हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। 1960 के दौर में नॉर्दर्न आयरलैंड में हालात एक बार फिर से खराब हो गए। 2 बड़े ग्रोहों के दरमियान सख्त इख्तलाफात शुरू हो गए। एक तरफ वो लोग थे जो आयरलैंड को दोबारा एक देखना चाहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो यूके के साथ रहना चाहते थे। हर तरफ धमाके, फायरिंग और सड़कों पर तशद्दुद होने लगा। तारीख में इस खौफनाक दौर को द ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 30 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, आज का आयरलैंड उस पुराने दौर से बिल्कुल अलग है। वो मुल्क जो कभी कहत और जंगों का शिकार था, आज यूरोप की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक है। टेक्नोलॉजी हो, तालीम हो या सियाहत हो, हर शोबे में आयरलैंड दुनिया का मुकाबला कर रहा है। लेकिन आयरलैंड की तारीख हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर एक कौम अपनी पहचान और अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो जाए तो दुनिया की बहुत बड़ी सल्तनतें भी उसे हमेशा के लिए दबा नहीं सकती। आयरलैंड की दास्तान एक बात साबित करती है कि जज्बा अगर सच्चा हो तो जंजीरें टूट ही जाती हैं।
लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, तारीख में अक्सर मुल्क दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन आखिर क्यों? आयरलैंड, कोरिया, जर्मनी, इंडिया और पाकिस्तान, क्या ये सरहदें सच में लोगों को अलग कर देती हैं या सिर्फ दिलों में नफरत की दीवार खड़ी कर देती हैं? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।